हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं प्राणकामी रसायन पाद का दूसरा लेक्चर। पहला लेक्चर में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था? आंवलक घृत पढ़ लिया था, आंवलक अवलेह पढ़ लिया था, आंवलक चूर्ण पढ़ लिया था और लास्ट में अपन ने पढ़ा था क्या? विडंग अवलेह को पढ़ लिया था। ठीक है, आज अपन स्टार्ट करने वाले नागबला रसायन को और इसके बाद हम पढ़ेंगे कौन सा? भल्लातक चीर। ये दोनों जो हैं प्राणकामी रसायन पाद में बहुत इंपॉर्टेंट योग है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, तो इसको अपन अच्छे से देखेंगे। पहले जो मैं आपको बताते चल रहा हूँ आप उसको टिक लगा लीजिएगा, उसके बाद एक बार हम इसकी हिंदी भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो नागबला रसायन में आपने द्रव्य गुण में पढ़ा होगा, बला जो रहती है वो कौन सी फैमिली की रहती है? मालवेसी फैमिली की रहती है ना। सारे बला जो रहते हैं, बला, आती बला, ये सब क्या है? मालवेसी फैमिली का है। लेकिन नागबला जो रहता है वो किस फैमिली का रहता है? टीलियेसी फैमिली का रहता है। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हो कि नाग कहाँ रहते हैं? टीले में रहते हैं। तो नागबला जो रहता है वो टीलियेसी फैमिली का रहता है और बाकी सारे बला जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं? मालवेसी फैमिली के रहते हैं। ठीक है, अब नागबला का यूज क्या करते हैं? तो प्रयोज्यांग क्या है? इसका मूल है। ठीक है, तो नागबला रसायन हम बना रहे हैं तो नागबला तो चाहिए है, तो नागबला कहाँ से लेना है और कैसा लेना है? ठीक है, ठीक है, कब उसको संग्रहण करना है, तो वो सारी चीजों के बारे में बता रहे हैं। तो नागबला रसायन में आपको नागबला जो लेना है, सबसे पहले क्या बता रहा है? जांगल देश में जहां पे कुशा उत्पन्न होती हो वहां पर की नागबला को लेना है। तो सबसे पहले टिक लगाइए, धनवनी कुशास्तीर्ण। ऐसे जंगल देश में जहां पर कुशा उत्पन्न होती हो। कैसी मिट्टी होनी चाहिए वहां की? तो स्निग्ध कृष्ण मधुर मृतिके, सुवर्ण वर्ण मृतिके। वहां की मिट्टी कैसी होनी चाहिए? चिकनी होनी चाहिए, स्निग्ध कृष्ण यानी कि काली होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए और सुवर्ण वर्ण की यानी कि पीली मिट्टी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है देखिए, शीर्ण पुराण पर्णान्य संजातान्य पर्णानी, यानी कि पुराने पत्ते जो हैं वो गिर गए हो और नवीन पत्ते वहां पे उत्पन्न ना हुए हो, पत्ते रहित हो, वहां पर लेना है आपको। ठीक है, उसके बाद कब संग्रहण करना है इसका? तो हमने क्या क्या देख लिया कि कैसी मिट्टी से लेना है नागबला को? जहाँ की मिट्टी आपकी स्निग्ध हो, कृष्ण हो, मधुर हो, सुवर्ण वर्ण की हो। ठीक है, जहां पर कुशा उत्पन्न होती हो, पुराने पत्ते झड़ चुके हो और नए पत्ते अभी उत्पन्न ना हुए हो। ठीक है, किस मास में संग्रहण करना है? तो तपसी तपस्य या मासे सूचि प्रयतः, तप तपस्य मास में इसका संग्रहण करना है। ठीक है, ऋतु ऋतुचर्या आपने पढ़ी होगी तो उसमें आया होगा। ठीक है, हम एक बार देख लेते हैं। देखिए 6 मास रहते हैं ना, कौन कौन से? 6 ऋतुएं रहती हैं आपकी, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। ठीक है, तो इसमें मास कौन कौन से होते हैं? शिशिर ऋतु में माघ फाल्गुन होता है, वसंत ऋतु में चैत्र वैशाख होता है, ग्रीष्म ऋतु में ज्येष्ठ आषाढ़ रहता है, श्रावण ऋतु में वर्षा ऋतु में श्रावण और भाद्रपन रहता है, शरद ऋतु में अश्विन और कार्तिक मास रहते हैं और हेमंत ऋतु में अगहन और पौष का मास, माघ शीष और पौष कलावत रहता है। ठीक है, पौष रहता है। ठीक, उसके बाद आचार्य सुश्रुत ने इसको एक नया टर्म दिया है। ठीक है, ये जो 6 ऋतुएं बताई गई हैं इसमें जो महीने रहते हैं, तो माघ फाल्गुन को आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया है? तप तपस्य बताया है। चैत्र वैशाख को मधु माधव बताया है। ठीक है, ज्येष्ठ आषाढ़ को शुचि शुक्र बताया है। ठीक है, श्रावण भाद्रपद को नव नभस्य बताया है, अश्विन कार्तिक को ईश और ऊर्ज बताया है और अगहन और पौष को क्या बताया है? सह सहस्य। ठीक है, इसकी एक ट्रिक भी लिखी हुई है अगर आपको याद करना हो तो, तमसु नईस करके ट्रिक लिखी है। त से क्या आ जाएगा? तप तपस्य, म से क्या आ जाएगा? मधु माधव, सु से क्या आ जाएगा? शुचि शुक्र, न से क्या आ जाएगा? नव नभस्य, ई से क्या आ जाएगा? ईश और ऊर्ज और स से क्या आ जाएगा? सह सहस्य। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ऋतुचर्या हमने रिवाइज कर ली है कि 6 ऋतुएं हैं, 6 ऋतुओं को मंथ वाइज क्या माघ फाल्गुन से लेकर के कहा जाता है और आचार्य सुश्रुत ने एक नए टर्म को यूज किया है, उसकी ट्रिक भी लिखी हुई है, तमसु नईस। ठीक, तो अपन देख रहे थे नागबला रसायन। तो नागबला रसायन को अपन को संग्रहण कब करना है? तो तप तपस्य में संग्रहण करना है। तप तपस्य क्या होता है आपका? शिशिर ऋतु की बात की जा रही है, माघ फाल्गुन में आपको इसको संग्रहण करना है। लेकिन श्लोक में क्या लिखा है? तप तपस्य, है ना। तो संग्रहण कभी पूछता है आपसे नागबला रसायन का संग्रहण कब करना है, तो आपको पता होना चाहिए तप तपस्य, और माघ फाल्गुन दोनों आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, ऐसे नागबला की मूल का, किसका प्रयोज्यांग क्या है? मूल है ना। तो संग्रहण किसका करेंगे? नागबला मूलान उद्धुरेत। ठीक है, नागबला की मूल का संग्रहण करना है। ठीक है, कब संग्रहण करना है? माघ फाल्गुन मास में संग्रहण करना है, तप तपस्य मास में संग्रहण करना है। और कैसे संग्रहण करेंगे? इष्ट देव को विधि पूर्वक पूजा करने के बाद ब्राह्मणों द्वारा सात्विक वचन करा करके अच्छे मुहूर्त में उसको उखाड़ना है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या बात करी कि नागबला रसायन में सबसे पहले आपको स्निग्ध मिट्टी होनी चाहिए, कृष्ण मधुर मिट्टी होनी चाहिए, सुवर्ण वर्ण की मिट्टी होनी चाहिए, कुशा वगैरह उत्पन्न हो वहां पर,
पुराने पत्ते झड़ गए हों और नए पत्ते अभी उत्पन्न ना हुए हों, पत्ते रहित हो। ठीक है, किस मास में संग्रहण करना है, तप तपस्या भी पूछा जा सकता है आपसे, और माघ फाल्गुन भी। ठीक है, याद रखने के लिए आप थोड़ा सा ऐसे याद रख सकते हो कि नाग पंचमी में तप करते हैं ना, तो नाग पंचमी तप करते हैं, तो नाग बला रसायन का प्रयोग संग्रहण कब करना है आपको, तप तपस्या मास में संग्रहण करना है। ठीक है, और माघ फाल्गुन भी आप याद रख सकते हो कि नाग मारे फन, है ना, तो मारे से क्या आ जाएगा, माघ आ जाएगा, और फन से क्या आ जाएगा, फाल्गुन आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि नाग बला रसायन को में नाग पंचमी में तप करते हैं, तप तपस्या में संग्रहण करते हैं, और नाग मारे फण तो माघ और फाल्गुन में भी क्या कहते हैं, इसका संग्रहण किया जाता है। वही है, तप तपस्या माघ फाल्गुन एक ही है। आचार्य चरक ने माघ फाल्गुन बोल दिया, आचार्य सुश्रुत ने तप तपस्या बोल दिया। ठीक है, उसके बाद इसकी मूल का संग्रहण करते हैं। ठीक, उसके बाद नीचे आ जाइए, इसको किसके साथ से कितनी मात्रा में लेना है, तो त्वक पिंड आम्र मात्रम अक्ष मात्रम, आम्र मात्रा में या फिर एक अक्ष की मात्रा में, वही है आम्र मात्रा एक पल। ठीक है, उसकी मात्रा में आपको इसको संग्रहण करना है। ठीक है, किसके साथ पीना है, तो पीबेद पयसा मधु सर्पीभ्याम व संयोज्य भक्षयेत, या तो दूध के साथ पीना है, इसका सेवन करना है, या फिर मधु और सर्पी मिला करके इसको खाना है। ठीक है, तो दो चीजों के साथ करना है, या तो दूध में घोल करके इसको प्रातःकाल सेवन कर सकते हैं, या फिर चूर्ण को मधु व घृत में मिला करके, ठीक है, इसको खाना है। ठीक है, तो अपन ने इसमें क्या क्या देख लिया है, चलिए इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने इसमें क्या क्या देखा कि नागबला रसायन में सबसे पहले नागबला आपको कहाँ से लेना है, तो जहाँ पर कुशा उत्पन्न हो, जहाँ की मिट्टी कैसी हो, स्निग्ध हो, कृष्ण हो, मधुर हो, सुवर्ण वर्ण की हो। ठीक है, जहाँ पर पुराने पत्ते झड़ गए हो और नए पत्ते अभी उत्पन्न न हो। संग्रहण कब करना है, तो तब तपस्या मास में संग्रहण करना है, शिशिर ऋतु में माघ फाल्गुन में। ठीक है, नाग पंचमी में तप करते हैं और नाग मारे फन से आप याद रख सकते हो। प्रयोज्यांग क्या है, इसका मूल है। ठीक है, मात्रा कितनी लेना है आपको, आम्र मात्रा या फिर अक्ष मात्रा में लेना है, वही है, सेम है। और पीना किसके साथ है, इसका सेवन कैसे करना है, तो या तो दूध के साथ प्रातः काल में सेवन कर लो, या फिर मधु सर्पीभ्याम, मधु और सर्पी के साथ इसको मिला करके खाना है। ठीक है, तो नाग बला रसायन में अपन ने जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सारी चीजें देख ली हैं आज के लेक्चर में। नाग बला रसायन और इसके बाद जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, भलातक क्षीर हम पढ़ेंगे, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से देखिएगा। नाग बला रसायन हमने अभी तक देख लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं 19 बलादी रसायन का वर्णन किया गया है, कहां पर, प्राणकामी रसायन पाद में किया गया। तो सबसे पहले तो डिफरेंस पूछ लेता है कि बलादी रसायन का वर्णन कहां पर किया गया, 19 बलादी रसायन का वर्णन कहां पर किया गया है, तो प्राणकामी रसायन पाद में किया है। ठीक, दूसरी चीज इसका क्या प्रयोग करते हैं, तो एक बार इसको टिक लगाइए, स्वरसवत प्रयोज्यम, इसका स्वरस का प्रयोग किया जाता है। सिर्फ दो ही पॉइंट आपको टिक लगाने हैं। बलादी जो रसायन है, 19 बलादी रसायन, इसका वर्णन कहां पर किया गया है, ठीक है, तो इसका प्राणकामी में किया गया है। इसका क्या प्रयोग करते हैं, तो स्वरस का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो 19 बलादी रसायन का स्वरस प्रयोग करते हैं और वर्णन प्राणकामी रसायन पाद में किया है। ठीक, अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको इस लेक्चर की याद करनी है, इंपॉर्टेंट योग भल्लातक क्षीर। ठीक, नाग बला रसायन और भल्लातक क्षीर दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। भल्लातक क्षीर में अपन देखते हैं, अब भल्लातक को ग्रहण करना है, जैसे अपन ने नागबला का ग्रहण किया था, संग्रहण किया था, उसको तप तपस्या मास में संग्रहण किया था, कहाँ की, जहाँ की मिट्टी स्निग्ध थी, मधुर थी, काली थी, उन सारी चीजों से संग्रहण करना है। भल्लातक कैसा लेना है आपको, भल्लातक क्षीर में, तो क्या बता रहा है, देखिए इसको अंडरलाइन लगाइए, पक्व जम्बो प्रकाशम, कैसा भल्लातक लेना है, जो पके हुए जामुन के समान काले वर्ण का हो गया हो, उस भल्लातक का आपको ग्रहण करना है। ठीक है, कब संग्रहण करना है, तो शुचो शुक्र व मासे, शुचि शुक्र मास में संग्रहण करना है। ठीक है, अभी हमने देखा था, इसको ट्रिक से याद किया था, शिशिर वसंत ग्रीष्म में। ठीक है, ट्रिक से भी क्या याद किया था इसको, तमसु नईस। ठीक है, तो सु से क्या, शुचि शुक्र, और ज्येष्ठ आषाढ़ इसका महीना। ठीक है, किस ऋतु की बात की जा रही है, ग्रीष्म ऋतु की बात की जा रही है। तो इसका संग्रहण कब करना है आपको, तो शुचि शुक्र मास में इसका संग्रहण करना है। और कैसे संग्रहण करना है, यव पल्ले मास पल्ले व निधापेत। ठीक है, यव के पल्ले यानी कि यव यानी कि जौ, और मास यानी कि उड़द में आपको इसकी राशि में, कहीं आप देखते हैं ना घर पे आप संग्रहण करते हैं, जैसे गेहूं का रख देते हैं, जौ रख देते हैं, तो उसमें आपको उसको रखना है। कब तक रखना है, तो इसमें बता रहा है चतुर्मास स्थितानि,
ठीक है। 4 महीने तक आपको ज्येष्ठ और आषाढ़ महीने में, शुचि शुक्र महीने में आपको बिलावे का फल ले लेना है, ठीक है। उसको क्या करना है आपको, जौ के राशि में, यानी कि उसके जहां पर आपने इकट्ठा किया राशि, यानी कि एक जगह पे जहां पे आपने जौ इकट्ठा की है और उड़द इकट्ठा की है, वहां पर आपको इसको 4 महीने तक रखना है, ठीक है। और उसके बाद इसका प्रयोग कब करना है, तो सहसी सहज से, हेमंत ऋतु में सहज से, ठीक है। अगहन और पौष में आपको इसको निकाल करके इसका प्रयोग करना है, ठीक है। तो थोड़ा अगर आपको नहीं समझ में आया तो इससे देखिए अपन भल्लातक चीर की बात कर रहे हैं। भल्लातक चीर में अपन ने भल्लातक लेना है, तो भल्लातक कैसा लेना है, तो पक्व जम्बू प्रकाशम, यानी कि जब पके हुए जामुन के समान काले वर्ण का हो जाता है तब भल्लातक को लेना है, ठीक। संग्रहण कब करना है उसका, तो शुचि शुक्र महीने में उसको संग्रहण कर लेना है, मतलब ले लेना है भल्लातक के फल को। और उसको क्या करना है आपको, जौ की राशि, यानी कि जौ जहां पे आपके घर में इकट्ठा हुए हो और या फिर जहां पे उड़द इकट्ठा हो वहां पर उसको एकत्रित कर देना है। कितने महीने तक एकत्रित कर देना है, चतुर्मास स्थितानि, 4 महीने तक एकत्रित कर देना है। और प्रयोग कब करना है उसका, तो सहज से, हेमंत ऋतु में, ठीक है। अगहन और पौष के महीने में इसका प्रयोग करना है, ठीक। तो अभी तक हमने क्या देखा, संग्रहण कब करना है, इसका प्रयोग कब करना है, और संग्रहण करके 4 महीने तक आपको जौ और उड़द की राशि में, उसके ढेर में आपको इसको इकट्ठा कर करके रख देना है, ठीक। उसके बाद क्या बोल रहा है देखिए कि शीत स्निग्ध मधुर उपस्कृत शरीर, भल्लातक कैसा होता है, बहुत ज्यादा गर्म होता है, ठीक है। तो उसके प्रयोग करने से पहले आपको क्या करना है, शीत स्निग्ध मधुर रस का से शरीर का संस्कार करना है, उसके बाद ही आपको भल्लातक का प्रयोग करना है, ठीक। तो अभी तक इसमें से क्वेश्चन कैसे कैसे फ्रेम हो सकते हैं, भल्लातक कैसा लेना चाहिए आपको, पक्व जम्बू सम का प्रकाशानी, ठीक है, पके हुए जामुन के समान होना चाहिए। संग्रहण कब करना है, तो शुचि शुक्र महीने में संग्रहण करना है। किसमें संग्रहण करना है, तो 4 महीने तक यव और मास के ढेर में इसको रखना है। और इसका प्रयोग कब करना है, तो सहस्य महीने में, हेमंत ऋतु में इसका प्रयोग करना है। और क्योंकि भल्लातक जो रहता है वो बहुत ज्यादा उष्ण रहता है, तो उसके अभ्यास से पहले आपको क्या करना है, शीत स्निग्ध मधुर से रसों से, ठीक है, मधुर रस से आपके शरीर का संस्कार करना है। उसके बाद ही आपको भल्लातक चीर का सॉरी उसके बाद ही आपको भल्लातक चीर का प्रयोग करना है, ठीक। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, भल्लातक चीर में भल्लातक कितनी मात्रा में लिए जाते हैं, ठीक है, और कैसे उसकी मात्रा का निर्धारण किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें अंडरलाइन लगाइए कि सबसे पहले आपको 10 भिलावे को लेना है, ठीक है। हिंदी पहले आप समझ लीजिए कि 10 भिलावे आपने लिए और 10 भिलावे को आप बढ़ाते बढ़ाते कितनी मात्रा तक लेकर के जाओगे, 30 मात्रा तक लेकर के जाओगे, ठीक है। उसके बाद वापस आप 30 से माइनस करते करते लेकर के आओगे कितनी मात्रा तक, 10 की मात्रा तक लेकर के आओगे। और इस प्रकार आपको कितने भिलावे का प्रयोग करना है, 1000 भिलावे का प्रयोग करना है। जब तक 1000 भिलावे नहीं हो जाते तब तक आपको इसी तरीके से प्रयोग करना है, ठीक। टेबल से अपन समझ लेते हैं। देखिए पहले दिन आपने 10 भिलावे लिए, उसके बाद आपने दूसरे दिन 11 भिलावे लिए। इस तरीके से आपको बढ़ाते बढ़ाते कब तक लेकर के आना है, जब तक 30 भिलावे नहीं हो जाते। तो 21वें दिन पे कितने हो जाएंगे आपके, 30 भिलावे हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपको वापस से 30 भिलावे से घटाते घटाते कितने भिलावे तक लेकर के आना है, 10 भिलावे तक लेना है, ठीक है। तो 22वें दिन आपने क्या 29 भिलावे लिए, 23वें दिन आपने 28 भिलावे लिए। इस तरीके से घटाते घटाते आपको कब तक लेकर के आना है, 10 भिलावे तक लेकर के आना है। और टोटल आपको कितने कब तक भिलावे की ये संख्या घटानी बढ़ानी है, जब तक उसकी संख्या 1000 ना हो जाए। तो कितने दिन पे 1000 हो जाएगी, 55वें दिन पे उसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 1000 हो जाएगी, ठीक। तो सिंपल से आप याद रखिए कि आपको स्टार्ट कितनी मात्रा से करना है, 10 की मात्रा से करना है। कब तक बढ़ाना है, जब तक वो 30 नहीं हो जाता, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए शॉर्ट में, चरक के अनुसार क्या है, 10 भिलावे से आपने स्टार्ट किया और उसको बढ़ाते बढ़ाते कितनी मात्रा तक लेकर गए, 30 मात्रा तक लेकर गए। उसके बाद उसको वापस आपको कम करना है, कितनी मात्रा तक कम करना है, तो 10 की मात्रा तक कम करना है। और कब तक ये चीजें करते रहनी है, जब तक 1000 भिलावे नहीं हो जाते हैं, ठीक है। और कितने दिन पे हो जाएंगे, तो 55वें दिन में हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, सिर्फ आप इतना याद रख लो कि भिलावे की संख्या आपको 10 से स्टार्ट करनी है और 30 तक लेके जानी है, और वापस आपको घटाते घटाते 10 तक लेकर के आनी है। और टोटल आपको कितने संख्या तक लेना है, तो 1000 की संख्या तक लेना है। और कितने दिन लगेंगे इसमें, तो 55 दिन लगेंगे, ठीक है। इसको आप टेबल से देख लेना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो आचार्य चरक ने तो ये कह दिया है, ठीक है।
आचार्य सुश्रुत क्या कह रहे हैं यहीं पे लिख लीजिए कि एक बिलावे से आपको स्टार्ट करना है और कितने बिलावे तक लेकर के जाना है आपको, 70 बिलावे तक लेकर के जाना है और इसमें कितने दिन लगेंगे आपको, ठीक है, तो 35 दिन लगेंगे। और आचार्य वाग्भट क्या कह रहे हैं कि आपको 8 बिलावे से स्टार्ट करना है और बढ़ाते बढ़ाते कितने लेके जाने हैं, 40 बिलावे तक लेकर के जाना है, फिर घटा करके आपको 8 लेकर के आना है। और कब तक, जब तक 1000 की संख्या ना हो जाए। और कितने दिन लगेंगे आपको, तो 49 डेज लगेंगे, ठीक है। तो ये चार्ट बने हुए हैं, चार्ट से आप देख लीजिएगा। आचार्य सुश्रुत ने बताया, देखिए कि पहले दिन आपने कितने लिए, ठीक है, 1 बिलावा लिया, ठीक है, 5 दिन तक तो आपने 5 बिलावे लिए। उसके बाद 6वें दिन से आपको 5-5 बढ़ाना है, ठीक है। 6वें दिन पे आपने 10 बिलावे लिए, 7वें दिन पे आपने 15 लिए। इस तरीके से कितने बिलावे तक आपको बढ़ाना है, तो 70 बिलावे तक बढ़ाना है। उसके बाद वापस आपको कम करना है, कब तक, जब तक 5 बिलावे नहीं हो जाते तब तक आपको 5-5 की मात्रा में कम करते जाना है। और उसके बाद आपको फिर 5 के बाद एक एक कम करना है। 5 के बाद जैसे 31वें दिन पे 5 बिलावे हैं, तो 32वें दिन पे आप 4 बिलावे लेंगे, 33वें दिन पे 3 बिलावे लेंगे। तो टोटल दिन कितने लग रहे हैं आपको, 35 दिन लग रहे हैं, ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने 1 तक से स्टार्ट किया और कब तक स्टार्ट किया है, 70 तक लेके जाने के लिए बोला है। फिर 70 से वापस घटा करके 1 लेके आना है, कब तक, जब तक 1000 बिलावे नहीं हो जाते। और कितने दिन में हो जाएंगे, 35 दिन में हो जाएंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से आचार्य वाग्भट ने भी कहा है कि 8 बिलावे से स्टार्ट करना है, 40 तक लेकर के जाना है, फिर वापस से घटाना है 40 से कब तक, 8 तक। और कब तक करना है ये, जब तक 1000 बिलावे नहीं हो जाते। कितने दिन में हो जाएंगे, 49। तो आप सिर्फ इतना याद कर लो, अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आप सिर्फ इतना याद रख लो कि चरक ने 10 से स्टार्ट किया, 30 तक लेके गया, कितने दिन में हुआ है, तो 55 दिन में हुआ। आचार्य सुश्रुत ने 1 से स्टार्ट किया, 70 तक लेके गया, कितने दिन में हुआ है, तो 35 दिन में हुआ है। और आचार्य वाग्भट ने कितने दिन में, 8 से स्टार्ट किया है और 40 तक लेके जाना है, फिर वापस घटाना है, कितने दिन तक हो जाएगा, तो 49 दिन तक हो जाएगा। तीनों ने संख्या तो 1000 ही बताई है कि अपन को ये चीजें प्रक्रिया तब तक करनी है जब तक 1000 बिलावे नहीं हो जाते हैं, ठीक है। जैसे 1000 बिलावे होंगे तो आपको इसको स्टॉप कर देना है, ठीक। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और इसमें लिख लीजिए कि आचार्य चरक ने और वाग्भट ने भल्लातक क्षीर का वर्णन कहां पर किया है, तो रसायन पाद में किया है। लेकिन आचार्य सुश्रुत ने कहां पर किया है, तो अर्श चिकित्सा अध्याय में इसका वर्णन किया है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको लिख लीजिए कि आचार्य सुश्रुत ने अर्श के प्रकरण में किया है इसका वर्णन भल्लातक क्षीर का, लेकिन आचार्य चरक और वाग्भट ने कहां पर किया है इसका वर्णन, तो इसका वर्णन आचार्य चरक और वाग्भट ने रसायन के अंतर्गत किया है, ठीक है। तो ये अपना भल्लातक क्षीर कंप्लीट हो गया है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, पहला क्या था, राग भल्ला रसायन, इसको रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। देखिए, सबसे पहले इसमें अपन ने क्या देखा कि भल्लातक आपको कैसा लेना है, तो पके हुए जामुन के समान वर्ण का हो। कब इसको संग्रहण करना है, तो शुचि और शुक्र महीने में इसको संग्रहण करना है, ठीक है। किसमें संग्रहण करना है, तो आपको इसको संग्रहण करना है जौ में, ठीक है। और दूसरा उड़द की दाल के जो ढेर रहता है उसमें संग्रहण करना है। कब तक संग्रहण करना है, चतुर्मास स्थितानि, 4 महीने तक इसका संग्रहण करना है, ठीक है। और उसका प्रयोग कब करना है, तो हेमंत ऋतु में सहसी सहस्य महीने में इसका प्रयोग करना है। ये भल्लातक कैसा होता है, बहुत ज्यादा उष्ण होता है, इसीलिए उसके अभ्यास करने से पहले आपको क्या करना है, शरीर में शीत स्निग्ध मधुर आदि से संस्कार कर देना है, संस्कारित कर देना अपने शरीर को, ठीक। उसके बाद स्टार्ट आपको कितने बिलावे से करना है, तो 10 बिलावे से स्टार्ट करना है। और प्रतिदिन बढ़ाते बढ़ाते 10 से आप कितने तक लेकर के जाएंगे, 30 तक लेकर के जाएंगे, ठीक है। फिर वापस 30 से घटाते घटाते आप कितनी संख्या तक लेकर के आएंगे, 10 तक की संख्या तक लेके आएंगे। और इस तरीके से आपको कितने टोटल बिलावे, 1000 बिलावे तक प्रयोग करना है। तो कितने दिन में हो जाएगा, 55 दिन में हो जाएगा। आचार्य सुश्रुत ने 1 से 70 तक बोला है, फिर वापस घटा करके 1 तक लेकर के आना है, कितने दिन में हो जाएगा, 35 दिन में। और आचार्य वाग्भट ने 8 से 40 तक के लिए बोला है, फिर वापस घटाना है 8 तक, कितने दिन में हो जाएगा, 49 दिन में हो जाएगा। आचार्य चरक और वाग्भट ने कहां पर इसका वर्णन किया है, तो रसायन चिकित्सा अध्याय में। आचार्य सुश्रुत ने कहां पर किया है, तो अर्ध चिकित्सा अध्याय में इसका वर्णन किया। थोड़ा सा इसको बस याद रखिएगा, ठीक है। और भल्लातक जो क्षीर अपन प्रयोग कर रहे हैं, तो भल्लातक प्रयोगात अंते च द्वितास्त पयसे, ठीक है ना, पयसेव उपचार, ठीक है, मतलब दूध का सेवन, पयस यानी कि दूध का सेवन करना है। तो कितने दिन तक, द्वितीय दिन तक, मतलब द्विगुण दिन तक, मतलब कि जितने दिन तक आपने भल्लातक का प्रयोग किया। जैसे आचार्य चरक ने कितने दिन तक प्रयोग किया, 55 दिन तक, सुश्रुत ने 35 दिन तक, वाग्भट ने 49 दिन तक। तो जो चरक ने जो 55 दिन तक जो प्रयोग किया है, तो 55 दिन से डबल दिन तक, यानी कि 110 दिन तक आपको क्या करना है, भोजन के साथ आपको दूध का सेवन करना है, ठीक है। जितने दिन तक आपने भल्लातक क्षीर का सेवन किया है, उससे डबल दिन तक आपको क्षीर का सेवन करना है। जैसे 55 दिन तक अगर आपने भल्लातक क्षीर का सेवन किया है, तो आपको 110
110 दिन तक, उसके बाद आपको दूध का सेवन करना है। ठीक, एक पॉइंट इसमें और इम्पोर्टेंट है कि भल्लातक कैसा होता है, उष्ण होता है ना। तो भल्लातक क्षीर लेने से पहले आपको क्या करना है, मुख में पीने से पहले मुख के भीतरी भाग में आपको क्या करना है, घृत का लेप कर देना है। ठीक है, नहीं तो क्या कर देगा, वो अल्सर्स को उत्पन्न कर देगा, वहां पे व्रण को उत्पन्न कर देगा, क्योंकि बहुत ज्यादा उष्ण रहता है। इसीलिए पीने से पहले आपको क्या करना है, उसके भीतरी भाग में घृत का लेप कर देना है, उसके बाद आपको भल्लातक क्षीर का प्रयोग करना है। ठीक, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। भल्लातक कैसे लेना है, पके हुए जामुन के समान लेना है। कब इसका संग्रहण करना है, तो शुचि शुक्र महीने में इसका संग्रहण करना है। किस में संग्रहण करना है, यव में और उड़द के ढेर में संग्रहण करना है। कितने महीने तक, 4 महीने तक करना है। ठीक है, उसके बाद इसका प्रयोग कब करना है, तो सहस्रास्य महीने में इसका प्रयोग करना है, हेमंत ऋतु में। ठीक है, उसके प्रयोग करने से पहले आपको शरीर को शीत स्निग्ध मधुर रस से संस्कारित कर लेना है, क्योंकि भल्लातक बहुत ज्यादा उष्ण होता है। ठीक है, उसके बाद जब आप इसका प्रयोग करोगे तो आपको प्रयोग करने से पहले पिबेत सर्पी सा अंतर मुखर भज, ठीक है, मुख के अंदर आपको घृत का लेप कर देना है, क्योंकि ताकि आपको अल्सर्स वगैरह ना हो। ठीक, 10 भिलावे से आपको स्टार्ट करना है, बढ़ाते बढ़ाते कितने भिलावे तक लेकर के जाना है, 30 तक लेकर के जाना है। फिर वापस घटाना है 30 से कितने तक, 10 तक। ठीक है, और ये तब तक करते रहना जब तक कितने नहीं हो जाते, सहस्त्र पर। ठीक है, 1000 भल्लातक नहीं हो जाते। कितने दिन में हो जाएंगे, 55 दिन में हो जाएंगे। ठीक है, और जितना आपने जैसे 55 दिन तक आपने भल्लातक क्षीर का प्रयोग किया, तो उससे डबल दिन तक आपको पयस यानी कि दूध का सेवन करना है। तो भल्लातक क्षीर आपने कितने दिन तक प्रयोग किया, 55 दिन तक, तो दूध का सेवन आपको कितने दिन तक करना है, 110 दिन तक करना है। ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने कितने दिन तक बताया, 35 दिन तक, वाग्भट ने 49 दिन तक। चरक और वाग्भट ने रसायन चिकित्सा में इसका वर्णन किया है, और सुश्रुत ने किसने, अर्ष प्रकरण में इसका वर्णन किया है। ठीक है, तो ये अपन ने भल्लातक क्षीर को कंप्लीट कर लिया। ठीक, उसके बाद आपका आता है भल्लातक छौद। तो इसमें सिर्फ आपको 2 ही चीजें याद रखनी है, तम अष्ट भाग मधु संप्रयुक्तम द्विगुण घृतम आध्यात्म। ठीक है, इसमें भल्लातक जो छौद्र है, इसमें छौद्र कितनी मात्रा में लेना है, तो अष्ट गुण। ठीक है, ठीक है, 8वें भाग आपको क्या लेना है, ठीक है, अष्ट भाग आपको क्या लेना है, छौद्र लेना है। ठीक, तो क्वेश्चन यही बनता है कि भल्लातक छौद्र में छौद्र कितना लेता है, तो अष्ट भाग यानी कि 8वां भाग आपको मधु लेना है और द्विगुण घृत लेना है, और द्विगुना आपको क्या लेना है, घृत लेना है। ठीक है, तो भल्लातक छौद्र से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। भल्लातक छौद्र में छौद्र कितना है, तो अष्टम भाग है, 1/8 भाग है, और घृत कितना प्रयोग करना है, तो द्विगुण मात्रा में आपको घृत को प्रयोग करना है। ठीक, फिर भल्लातक तैल में आ जाते हैं। तो भल्लातक तैल में भी सिर्फ आपको 2 ही चीजें देखनी है, मधुकेन कल्क, इसमें मुलैठी का कल्क प्रयोग किया जाता है, और कितनी बार इसको पाक किया जाता है, तो शतपाकम यानी कि 100 बार इसको पाक किया जाता है। इस तैल को 100 बार पकाते हैं। ठीक है, तो भल्लातक तैल में सिर्फ आपको 2 चीजें याद रखनी है कि मधुकेन कल्क में का यूज किया जाता है, मुलैठी का कल्क का, और 100 बार इसको पाक किया जाता है। छौद्र में भी सिर्फ आपको 2 चीजें याद रखनी है कि भल्लातक छौद्र में छौद्र कितना है, अष्ट भाग 1/8 भाग है, और घृत कितना है आपका, 2 गुनी मात्रा में घृत लिया जाता है। ठीक, फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे और आता है कि भल्लातक के 10 योग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके यूजी के लेवल में भी पूछा जाता है 2 नंबर में कि भल्लातक के 10 योग कौन कौन से हैं, उसका वर्णन करें, और पीजी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, तो भल्लातक के 10 योग आपको याद रखने हैं, कौन कौन से हैं पहले इसको देखते हैं, फिर इसकी ट्रिक से याद कर लेंगे इसको। ठीक, भल्लातक सर्पी, भल्लातक क्षीर, भल्लातक छौद्र, गुड़ भल्लातक, भल्लातक यूज, भल्लातक तैल, भल्लातक पलल। ठीक है, पलल यानी कि क्या होता है, तिल की खल्ली होता है, जब तिल का तेल निकालते हैं जो बच जाता है उसको क्या कहते हैं, खल्ली कहते हैं, पलल। ठीक है, उसके बाद भल्लातक का सत्तू, भल्लातक लवण, और भल्लातक तर्पण। तो ये 10 भल्लातक जो हैं, ये भल्लातक के योग बताए गए हैं। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, इसको ट्रिक देखते हैं। डीएम नाम का एक लड़का है, वो स्टाइल मार रहा है। ठीक है, तो डीएम स्टाइल मत पालो। ठीक है, उसको बोल रहे हैं, डीएम नाम का एक लड़का है जो बहुत ज्यादा स्टाइल मार रहा है, तो उसको बोल रहे हैं कि डीएम तुम स्टाइल मत पालो। ठीक है, तो डीएम से क्या आ जाएगा, डी से आपका क्या आ जाएगा, दूध हो जाएगा, क्षीर। ठीक है, एम से क्या आ जाएगा, एम से मीठा यहाँ पे लिया गया, गुड़ कैसा होता है, मीठा ना, तो थोड़ा सा आपको रिलेट करना पड़ेगा। डी से क्या आ जाएगा, दूध यानी कि क्षीर, एम से क्या हो जाएगा, मीठा यहाँ पे लिया गया है, मीठा यानी कि गुड़। ठीक है, एस से क्या आ जाएगा, 2 चीजें आएंगे एस से, एक तो सर्पी आ जाएगा भल्लातक का, और एक आ जाएगा सत्तू।
ठीक, टी से क्या आ जाएगा आपका तेल आ जाएगा, वाई से क्या आ जाएगा आपका यूष आ जाएगा, एल से क्या आ जाएगा आपका लवण आ जाएगा। ठीक है, और मत से क्या आ जाएगा, एम से क्या आ जाएगा आपका मधु यानी कि छौद्र आ जाएगा। ठीक है, टी से क्या आ जाएगा आपका तर्पण, और पालो से क्या आ जाएगा पलल यानी कि खल्ली। ठीक है, तो इस तरीके से डीएम स्टाइल मत पालो से आप याद रख सकते हो। डी से आपका दुग्ध यानी कि क्षीर, मीठे मीठा गुड़ हो जाएगा आपका, एस से दो आ जाएगा सर्पी और सत्तू हो जाएगा, टी से तेल हो जाएगा, वाई से यूष हो जाएगा, एल से लवण हो जाएगा, और मत से क्या आ जाएगा मधु यानी कि छौद्र और तर्पण, और पलल पालो से क्या आ जाएगा पलल। ठीक है, तो इस तरीके से आप भल्लातक के 10 योग को याद रख सकते हो, डीएम स्टाइल मत पालो। ठीक, उसके बाद नीचे आ जाइए आप श्लोक नंबर 17 में भल्लातक के गुण बताए हुए हैं। अगर आप इसको याद कर सको तो याद कर लेना। भल्लातकानि तीक्ष्णानि पाकिन्य अग्नि समानि च भवन्ति अमृत कल्पानि प्रयुक्तानि यथाविधि। भल्लातक कैसा होता है, तीक्ष्ण होता है। ठीक है, तीक्ष्ण पाक वाला होता है और अग्नि के समान होता है, अग्नि की तरह तीक्ष्ण पाक उत्पन्न करने वाला होता है। ठीक है, और कैसा होता है, भवन्ति अमृत कल्पानि प्रयुक्तानि यदा। भल्लातक कैसा होता है, तीक्ष्ण पाक वाला होता है, अग्नि की तरह होता है, लेकिन अगर इसका आप विधि पूर्वक प्रयोग करोगे तो अमृत के समान लाभ देने वाला होता है। ठीक है, तो इसके गुण बता रहा है कि वैसे तो भल्लातक तीक्ष्ण पाक वाला होता है और अग्नि के समान होता है, लेकिन अगर आप इसका विधि पूर्वक प्रयोग करोगे तो ये अमृत के समान लाभ देने वाला होता है। ठीक है, भल्लातकानि तीक्ष्णानि पाकिन्य अग्नि समानि च भवन्ति अमृत कल्पानि प्रयुक्तानि यथा विधि। ठीक, इसका एंटीडोट का है, क्या क्या बताया है, तो इसका एंटीडोट आप टिक लगा लीजिए। विमर्श की लास्ट लाइन तिल को बताया गया और नारियल को बताया गया है, और एक यहाँ और लिख लीजिए आप, मेघनाथ स्वरस को बताया गया है। ठीक है, तो क्या क्या है इसका भल्लातक का एंटीडोट, एक तो तिल है, नारियल है और मेघनाथ स्वरस है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखिए एक उपमा दी जा रही है, भल्लातक कफज रोगों का शत्रु। भल्लातक जो रहता है वो कफज रोग जो रहता है उनका शत्रु रहता है, तो एक उपमा बताई जा रही है। रेफरेंस पूछ लेता है आपसे, संदर्भ पूछ लेता है, क्या बता रहा है देखिए, कफजो न स रोगो अस्ति न विबंधो अस्ति कश्चन यम न भल्लातकम हनत हन्यात शीघ्रम मेधा अग्निवर्धनम। क्या बोल रहा है कि कोई भी ऐसा कफज रोग नहीं है और कोई भी ऐसा विबंध नहीं है जो भल्लातक का विधि पूर्वक सेवन करने से खत्म ना हो सके। भल्लातक का विधि पूर्वक प्रयोग करने से ऐसा कोई भी कफज रोग नहीं है और ऐसा कोई भी विबंध नहीं है, ठीक है, जिसको भल्लातक जीत ना सके। ठीक है, हन्यात शीघ्रम मेधा अग्नि बलवर्धन, और क्या क्या करता है ये, शीघ्र ही जो रहता है मेधा अग्नि को बढ़ाने वाला रहता है। ठीक है, तो भल्लातक इसीलिए कफज रोग का शत्रु बताया जा रहा है, क्योंकि ऐसा कोई भी कफज रोग नहीं है और ऐसा कोई भी विबंध नहीं है जो भल्लातक का अगर हम विधि पूर्वक सेवन करेंगे तो उसको नाश ना कर सके। और भल्लातक क्या है, शीघ्र ही मेधा और अग्नि को बढ़ाने वाला रहता है। ठीक है, तो रेफरेंस पूछ लेता है कि इसका वर्णन कहाँ पर किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्राणकामी रसायन पाद में इसका वर्णन किया गया, क्योंकि भल्लातक क्षीर, भल्लातक तेल, भल्लातक के 10 योग सब कहाँ पे आ रहे हैं, आपके प्राणकामी रसायन पाद में आ रहे हैं ना। तो भल्लातक की उपमा की जा रही है कफज रोग से, तो ये आपका वर्णन कहाँ पे किया गया है, आपका प्राणकामी रसायन पाद में किया गया। ठीक, फिर लास्ट में हम देखते हैं इसमें सप्ततिंसरत महर्षि 37 इसके योग बताए हमने देखे थे। ठीक है, आपका आयुर्वेद से प्राणकामी के कितने 6 37 16 4 37 योग है। ठीक है, रसायना नाम संयोगो सिद्धा भूत हित ऐषिण। ठीक है, जीव मात्र के लिए हित चाहने वाले को प्राणकामी अध्याय में देखना चाहिए और उसके 37 योगों में बताए गए हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। तो इसको अंडरलाइन लगा लीजिए, संयोगो सिद्धा भूत हित ऐषिण, इसका भी रेफरेंस पूछ लेता है कि इसका रेफरेंस संदर्भ कहाँ दिया गया है, तो प्राणकामी, ठीक है, रसायन पाद में किया गया है। ठीक, तो भल्लातक के गुण देख लिया, उसका एंटीडोट देख लिया। रेफरेंस आपको किस किस का पूछेगा, कफजो न स रोगो अस्ति विबंधो अस्ति कश्चन यम न भल्लातकम हन्यात शीघ्रम मेधा अग्निवर्धनम, सप्ततिंसत 37 योग बताए गए हैं और संयोगो सिद्धा भूत हित ऐषिणा। ठीक है, तो ये रेफरेंस पूछ सकता है, तो इसको देख लीजिएगा आप। ठीक है, हो सके तो एक काम आप करिएगा कि रेफरेंस की अलग से कॉपी बना लीजिएगा, क्योंकि रेफरेंस बहुत सारे आएंगे और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहते हैं, है ना। जब पीजी के एग्जाम में सीधे सीधे रेफरेंस पूछ लेता है तो आपको इतना स्ट्राइक नहीं होता है, तो रेफरेंस की अगर आप एक अलग से कॉपी बना सके तो रेफरेंस के लिए कॉपी बना लीजिएगा। ठीक है, तो आज अपन ने कहाँ से पढ़ा है, नागबला रसायन से अपन ने स्टार्ट किया था, तो जल्दी से चलिए इसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, नागबला रसायन में हमने क्या क्या देखा, तो नागबला रसायन में हमने देखा सबसे पहले कि इसको
नागबला जो रहती है वो कहाँ से लेनी है, तो जहाँ पर कुशा वगैरह उत्पन्न हो, मिट्टी कैसी हो, स्निग्ध हो, कृष्ण हो, मधुर हो, सुवर्ण वर्ण की हो, पुराने पत्ते झड़ गए हो लेकिन नए पत्ते ना आए हो। संग्रहण कब करना है आपको, तपसी तपस्य ऋतु में संग्रहण करना है, और मास में संग्रहण करना है, शिशिर ऋतु है, माघ फाल्गुन महीना है। ठीक है। प्रयोज्यांग क्या है, इसका मूल है। ठीक है। मात्रा कितनी लेना है, तो आम्र मात्रा अक्ष मात्रा में लेना है। पीना किसके साथ है, तो दूध के साथ पीना है या फिर मधुसर्पी के साथ आप इसको खा सकते हो। 19 बलादि रसायन का वर्णन कहाँ पर किया गया, प्राणकामी रसायन पाद में किया गया है। ठीक है। इसका प्रयोजन क्या है, किसका प्रयोग किया जाता है, तो स्वरस का प्रयोग किया जाता है। ठीक। फिर बल्लातक क्षीर को हमने देखा था, पके हुए जामुन के समान है। संग्रहण कब करते हैं, तो शुचि शुक्र महीने में करते हैं। यव और उड़द में के ढेर में इसको दबा करके रखते हैं चतुर्मास तक, 4 महीने तक, और उसके बाद प्रयोग कब करते हैं, सहसी सहस्य हेमंत ऋतु में इसका प्रयोग करते हैं। प्रयोग करने से पहले शीत स्निग्ध मधुर चीजों से शरीर का संस्कार कर लेते हैं, क्योंकि भल्लातक बहुत ज्यादा गर्म करने वाला होता है। ठीक है। उसके बाद भल्लातक कितने लेने हैं, तो 10 से लेने हैं, 30 तक लेकर के जाना है, और उसके बाद वापस घटाना है 10 तक। कब तक करना है, जब तक 1000 बिलावे ना हो जाए। कितने दिन में हो जाएंगे, 55 दिन में हो जाएंगे। सुश्रुत ने कितना बताया, 35 दिन, और वाग्भट ने 49 दिन। ठीक है। उसके बाद क्या बोला, जितने दिन तक आपने भल्लातक का सेवन किया है उससे डबल दिन तक आपको दूध का सेवन करना है। भल्लातक चौद्र में, चौद्र की मात्रा कितनी है, तो अष्ट भाग। ठीक है, 8वां भाग। और घृत कितना है, तो 2 गुना भाग। तैल में क्या क्या है, मधु मुलैठी का कल्क प्रयोग करते हैं और 100 बार पाक करते हैं। ठीक है। 10 योग कैसे हैं, ट्रिक क्या देखी थी अपन ने, डीएम ने स्टाइल मार रहा है तो डीएम स्टाइल मत पालो। ठीक है। क्षीर और गुड़ हो जाएगा, सर्पी सत्तू तैल यूष लवण हो जाएगा, मत्स्य क्या आ जाएगा, मधु और तर्पण हो जाएगा, और पलल हो जाएगा। गुण क्या क्या है इसमें, तो तीक्ष्ण पाक वाला रहता है, अग्नि के समान रहता है, लेकिन अगर इसको आप विधि पूर्वक प्रयोग करोगे तो अमृत के समान फल देने वाला रहता है। एंटीडोट क्या है इसका, तिल है, नारियल है, और ये रेफरेंस जो है ये पूछे जाते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा देख लेना है। तो इस तरीके से आज अपन ने प्राणकामी रसायन पाद जो है, रसायन चिकित्सा का दूसरा पाद, उसको कंप्लीट कर लिया है। इसको पढ़िए। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।